टेस्ट नोट तो भी चला गया, समझ लो। नाउ अपना अभी जो सैटरडे संडे व्हाटएवर टेस्ट इज गोइंग टू कम, तो व्हाट चैप्टर मींस अपने लेना होगा तो लिटिल गर्ल, रेन ऑन द रूफ, बराबर है, और उसमें से एक ले लेते हैं, या ग्रामर तो लेना ही पड़ेगा ना। साउंड ऑफ म्यूजिक बाकी है, उसका टेस्ट बाकी है ना, साउंड ऑफ म्यूजिक का टेस्ट बाकी है आपका। ओके, वही मैं अब इन लोगों से कह रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि विंड का, मैं वो डिस्कस ही कर रहे हैं क्या चैप्टर ले, और दैट इज श्योर। हाँ, नाउ यू कैन हियर मी बेटा, क्या आप सुन रहे हो मुझे? यस मैम। हाँ, तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन भी ले ले इस टाइम, जैसे राइटिंग स्किल डाल देते हैं, जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो गया है आप लोगों का, तो एक रिपोर्ट राइटिंग ले लेंगे, ठीक है। और क्या नाम है, ये साउंड ऑफ म्यूजिक का टेस्ट बाकी, आप ऐसा बोल रहे हो? लॉस्ट चाइल्ड का भी बाकी है, आप ये बोल रहे हो? तो पहले तो साउंड ऑफ म्यूजिक ले लेते हैं ना। साउंड ऑफ म्यूजिक ग्रामर के अंदर, राइटिंग स्किल के अंदर तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग जाएगा, ठीक है। सो रिपोर्ट, फिर साउंड ऑफ म्यूजिक के अंदर से अपने जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसमें से ले लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 वर्क, फिर विंड का तो तुम्हारा हो गया है, बराबर है। द लिटिल गर्ल, ठीक है। चैप्टर 3, I think this will be enough for you people. Yes. Chapter 2, Chapter 3, report. लेना कर लेगी क्या? मैं तो दे दूंगी, मेरे को निकालने में क्या जाता है, क्योंकि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता बेटा, मैं तो निकालूंगी, मेरा तो काम है। ओके, तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, बराबर है, रिपोर्ट। और जो टेक्स्ट के अंदर जो ग्रामर है, टेक्स्ट बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर, सी जैसे कि साउंड ऑफ म्यूजिक पेज नंबर 17 है, हाँ बेटा व्हाटएवर यार, 2 पार्ट है ना उसके। हाँ, तो चैप्टर 2 है तो पूरा पूछूंगी, उसमें आधा आधा नहीं पूछूंगी मैं। जैसे देखो ये थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, आप देखो तो उसके अंदर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर नीचे नीचे कंप्लीट विद द टेक्स्ट, ऐसा मैं लूंगी, फिर टिक द राइट आंसर, समझ रहे हो? मैम अभी आप किंगडम ऑफ फूल्स करा रहे हो? क्या बेटा? मैम आप अभी किंगडम ऑफ फूल्स करा रहे हो? लाउडर। मैम आप अभी किंगडम ऑफ फूल्स करा रहे हो? हाँ बोल। मैम अभी आप किंगडम ऑफ फूल्स करा रहे हो मोमेंट्स में? नहीं बेटा, अभी संडे को जो टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस डिस्कस हो रहा है। ओके मैम। उसके अंदर ये डिसाइड हुआ है सब लोगों ने
मिल के हमने डिसाइड करा है। रिपोर्ट राइटिंग बिहाइव में से चैप्टर 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा, चैप्टर 3 टेक्स्ट बुक के अंदर आने वाला जो टेक्सुअल ग्रामर उस एक्सरसाइज का, उस चैप्टर का आएगा। Got it? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. गुड। फिर हम मार्कर ले आओ जरा। अभी अपने रिमूव टू करने लग रहे थे। जो मैंने तुम्हें रिमूव टू के सेंटेंसेस दिए थे, they were damn easy and you people have done it according to my belief over here only before my leaving the class, क्योंकि मैं देख रही थी many children were doing that. Okay, now see. अरे हाँ, तू लेकर आई है? मैंने ना ऑनलाइन क्लास में देखा था। हाँ, अरे मैंने भी ऐसे ही कवर चढ़ाया है, मेरा तो नहीं उठा मारा ना। कहीं मैंने नाम नहीं लिखा था तो तूने जूही पटेल लिख दिया। बिल मेरे पास भी इसके अंदर ही रखा था। हाँ बीट। ओके, हाँ बोलो ना, बोले कर बोलो। हाँ बेटा, बिहाइव में से ही चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। बिहाइव चैप्टर 2 चैप्टर 3, चैप्टर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा एंटायर, बराबर। नाउ सी transformation of the sentences. बिहारी हाँ वही तो मन ये लगा, अब मेरे को पता चला। ये आई नो दैट नाउ। चलो अभी अपने वो करने लग रहे थे, रिमूव टू एड टू अपन ने करा था। अब उसका जो एक्सरसाइज है ना, वो थोड़े कुछ और सेंटेंसेस भी हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में दिए गए हैं, जो कि पार्ट 2 में है। वो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ, वो आप लिख लो। तो लिखना ही पड़ेगा ना, कोई और चारा है तेरा? मॉडर्न ऑक्सिलरी नहीं बेटा, तेरा कोई चारा नहीं है बचने का। This is a very nice book. ये बुक बहुत अच्छी है ग्रामर के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इधर पीछे का कोई नाम तो होगा ना? सोनल, मैं नहीं ओढ़ती। चलो उसका एक्सरसाइज तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बाद में वर्कशीट दे दूंगी। नाउ वी विल डू अफर्मेटिव टू एक्सक्लेमेटरी, बराबर। ओ व्हाट, हाउ, वाओ, वो वाले जो वर्ड्स लगा के अपने करते हैं ना, वो वाले सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी टू, सॉरी अफर्मेटिव टू एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी टू अफर्मेटिव, दैट्स वाइस वर्सा। अब इसके अंदर क्या है ना, व्हाट और हाउ से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। अब ये जो WH जो वर्ड्स है ना,
वो अपने एक्सक्लेमेटरी में यूज करेंगे। अब इंटरफ्रेंस बिटवीन व्हेन एंड हाउ, मतलब कैसे कैसे आएगा। तो पहले ये है कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ कि इट इज अ, क्या है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, बराबर। तो ये क्या है, चलो पहले तो ये बताओ। चलो पहले ये क्या है ये बताओ ना, ये क्या है, क्या है? Sense of it. करेक्ट। और ये क्या है? फ्लावर क्या है Past possible. ना? ये क्या नाम है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो अगर एडजेक्टिव पहले आता है नाउन से पहले, किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो उसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते वक्त अपने पहले व्हाट लगाएंगे। What a beautiful flower it is। एक्सक्लेमेटरी के अंदर ये जरूर करना, एक डंडा उसके नीचे फुल स्टॉप। बराबर। मैम एक बार फिर से रिपीट करो ना, नोट डाउन करना। करती हूँ कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव का हो और आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो पहले आप देखो कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव पहले आ रहा है। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव पहले है तो आप वो सेंटेंस व्हाट से बनाओगे। समझ में आया? हाँ के ना? यस मैम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाँ के ना? यस मैम। हाँ तो क्या बोली, चलो बोलो, रिपीट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट मैम मैं आई, श्योर बेटा? मैम you said that if you want to change an affirmative sentence into a exclamatory sentence, then you have to see first that an adjective comes first or not. If the adjective comes first, you have to make sentence from what? करेक्ट, बराबर है। और अगर सेंटेंस के अंदर नाउन पहले आता है, बराबर। अब इसी सेंटेंस को अपने लिखते हैं ऐसे, The flower is beautiful या फिर is very beautiful, चल रहा है ऐसा लिखते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे देखो नाउन पहले एडजेक्टिव बाद में। सी दिस इज नाउन एडजेक्टिव, बराबर है। तो इसको सेंटेंस अपने हाउस से बनाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल अ फ्लावर इज, क्या करेंगे? हाउ ब्यूटीफुल अ फ्लावर इज। How beautiful a flower is। ये फ्लावर नहीं है, ओके, इट इज नॉट VER, इट इज WER। तो फ्लावर क्या बनेगा? फ्लावर, थोड़ा हवा में उड़ा दे, ओके। सो हाउ ब्यूटीफुल अ फ्लावर इज, ओके। तो अब आप क्या समझे कि अगर सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर नाउन पहले है एडजेक्टिव बाद में है तो उसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते वक्त वो सेंटेंस हाउ से आएगा। किससे आएगा? करेक्ट, डन एवरीवन। नाउ इज देयर एनी मिस्टेक, इज देयर एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम? आस्क इट नाउ ओनली। नो एवरीबॉडी?
गुड। अभी देखो सब्जेक्ट और जो वर्ब सेंटेंस के एंड में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जैसे शी इज वेरी रिच एंड हार्ड वर्किंग, बराबर, रब कर देते हैं। Subject and verb at the end of the exclamatory. Okay. Exclamatory sentence. अब देखो सेंटेंस इस पे क्या दे रखा है, she is very, आगे क्या दिया है, rich and hard working। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो वेरी है तो वहां कैसी है लड़की, हाउ इज द गर्ल, वेरी हार्ड वर्किंग और रिच भी है, बराबर। तो इसको कैसे करेंगे, हाउ रिच एंड हार्ड वर्किंग शी इज। अब ये तो वेरी है ना, तो हमने लगाया हाउ हार्ड वर्किंग, नहीं हाउ रिच एंड हार्ड वर्किंग शी इज। वेरी की जगह हाउ। अब देखो सब्जेक्ट एंड वर्ब एट द एंड, ये क्या है, सब्जेक्ट और ये क्या है, वर्ब। आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक अफर्मेटिव था, बराबर। इसको अपन ने चेंज करा, शी इज वेरी रिच एंड हार्ड वर्किंग। अभी सब्जेक्ट और वर्ब एंड में कैसे जाता है, वो ये बता, जहाँ पे वेरी हो तो हाउ लगे, वेरी की जगह हाउ लगा देने का और सेंटेंस वही का वही, और आगे के दो शब्द को पीछे लिख देने, सिंपल देसी स्टाइल, याद रखने का टेक्निक एक्सक्लेमेटरी में करना है हाउस, बराबर है। क्यों, क्योंकि वो पहले आता है, सॉरी नाउन पहले आता है इसमें। तो क्या करने का, वेरी की जगह हाउ, बाकी का सेंटेंस यू का यू, आगे के जो दो शब्द है, बराबर है, सब्जेक्ट और वर्ब, वो पीछे को डाल दो। हो गया, डन, समझ में आया सबको, ऑनलाइन फ्रेंड्स, और नहीं तो क्या बोलो, Yes, ma'am. यस बेटा। अब इसके अंदर अपने व्हाट यूज करने का है, बराबर, व्हाट कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस है ही वॉज ए, अब देखो इसके अंदर भी वो बात है, सब्जेक्ट और वर्ब आपको पीछे डालना है। तो अगर वेरी आता है, अगर वेरी आता है तो हाउ यूज करने का, और अगर ए आएगा ना, देखो सेंटेंस बता रही हूँ, ये सेंटेंस है, ही वॉज अ वेरी फेमस क्रिकेटर, he was a very famous cricketer, बराबर है, चुपो मैं बोल जाऊँ, बराबर है, KER क्रिकेटर, बराबर है, मिस्टेक भी हो जाए ना, चलो। अब देखो यहाँ वेरी था, हाउ लगाया, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है वर्ब है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब है वेरी है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब है और ए है, ए आया तो क्या लिखोगे,
was, बराबर, टेंस चेंज नहीं करने का. What a famous cricketer he was. What a famous cricketer he was. The full stop. Got it? Everyone? कोई problem? Yes, ma'am. Online students कोई problem बेटा? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Decide करो कोई problem है या नहीं है बेटा? No, ma'am. Good then. You people are very nice. Okay. तो पहले आप वो सेंटेंस लिखे थे आपने, वो वाले, कोई बात नहीं मैं लिखवा दूं. चलो लिखो. पहले ये लिख लो. चलो कोई नहीं, ये वाला कॉपी आउट कर लो, फिर वो वाला कर लेना. ठीक है. मैम डन हो गया. हाँ बोलो बेटा. मैम मैंने बोला हो गया. हाँ कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे बहुत सारे तेरे मित्र बैठे हैं जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग को वो मैंने बोला नहीं था तो दे आर नॉट फ्रेंड. तो लेट्स सी. अरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हाँ ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरा लिखे थे, नहीं तो बोलो कि घंटा लगा है. कितना होनहार है तू बेटा. अरे यार बहुत मिस कर रही है. हम ज्यादा ही कर रही हैं. हाँ मैं निकाला था. कोई ना किसो ना भी ये पैर की थोड़ी ले तो पी ले जा. अब एक बार लेकर आना, मैं भूलना चाहूँ. अभी तो लेके ही आ रहे, क्या करेंगे? पर टेंशन नहीं कर, इसके अंदर ना क्वेश्चन एक्सरसाइज दे रखी है, आंसर नहीं दे रखे. वो ही रखने का. क्या आवाज करते हो? वो मेरी मम्मी ने बोला था बेटा हंसती रहने से तेरा घर बसा रहेगा. वो बोलते हैं ना हंसे तो घर बसा. अच्छा बेटा जरा से ठीक रखो. और आपको डांट बोल रहा है. तो बेटा बोल बेटा बैग बीच में रखो. अभी तो मैं कुछ नहीं है, कोई यार का कुछ प्रॉब्लम बस ये फाइल का और कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या डांटने वाला अपन मैं तू इसमें ना हो गया तेरा. छोरे ने अंडे तुम भी आ गया. तब का मतलब खाना लगा नहीं बेटा. अभी कभी टाइम होगा ना तब अपने करेंगे. ओके अभी लेट्स फोकस ऑन इट. आप उठकर जाकर लेफ्ट लिखो. बेटा मैं शास्त्र बुद्धि नहीं हूँ ना. तुमने कौन सा लिखा है?
बराबर है ना? जैसा कि लास्ट वाले में लिखा है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एट द एंड ऑफ अच्छा When adjective comes before noun, then while making exclamatory sentence, use what? बराबर है? ये लिख लो, फिर मैं दूसरा वो पढ़ के देती हूँ। सेंटेंस वही रहेगा, मतलब सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज होएगा। The flower is beautiful. तुम लोगों का टेंसेस वगैरह हो गया? टेंसेस, मॉडल, ऐसा बोलो ना यार, मैं तो पूछ रही हूँ, तब कुछ करवाया नहीं है। टेंसेस, मॉडल्स, ये सब हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी, कल्याण का कुछ देवी वो पढ़ा है ना वाला तो बन जाएगा। हाँ बेटा, तो समझ को वो हाउ रब करना रह गया। Quiet everyone. Why there is a noise? क्या हुआ बेटा? हाँ? एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेती हूँ। उसके अंदर कुछ नहीं, उसके अंदर एडजेक्टिव पहले आता है, इसके अंदर नाउन पहले आता है। ठीक है, मेरे को पढ़ने क्या होगा? नुकसान कर रहा है।
करेगी तू। आता तुला येते ना मस्त। तू तेरा घर में दररोज 15-15 दिन से फोन और फ्रिज बदलते बेटे? बस तो फिर शांति रखना। एक्टिव कैसे में करवाया? वो एक्टिव कैसे आपको टेंसेस में करवाया? ओके। चेंज द डिग्री हुआ है, रिमूव टू हो तो क्या था? नहीं ये रहा। Change the degree, remove to, फिर as soon as से no sooner ever make negative sentence. बस ये तुम्हारा रिमूव टू वाला वो पहले हो चुका था, एक्टिव पैसिव हो चुके हैं, एक्टिव पैसिव के अंदर टेंसेस आते हैं, वो टेंसेस हो चुके हैं, चेंज द डिग्री आपका हो चुका, नो सूनर देन आपका हो चुका है, और ये अफर्मेटिव टू एक्सक्लेमेटरी भी हुआ, रिपोर्ट राइटिंग भी हुआ। समझे? तो पूरा वो बोलो ना। अब इसके अंदर आपका क्वेश्चन टैग नहीं है जो आप बोल रहे हैं। ओके 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 बराबर। तो ये चीज आपके हो चुकी। बोल, हाँ बोलो। सॉरी लेट ज्वाइन ज्यादा दैट आई डोंट नो। जो मेरे सामने सिलेबस आ रहा है वो ये है। मैंने तो पहले से लिखा है, जो सर ने पहले से स्टार्ट किया है, मुझे सर ने बोला। हाँ वो उन्होंने लिखा, उन्होंने जो करवाया है वो ये है। समझे? अब इतना हुआ है क्योंकि मुझसे वो पूछते हैं कि भाई क्या करवाया, क्या हुआ है अब तक, तो मैं क्या बोलूं? मुझे खुद भी तो मालूम होना चाहिए ना, बिकॉज अभी भी तो 2 वीक से ही तो मिल रहे हैं ना। आई थिंक मोर देन अ वीक, 2 वीक्स ऑनलाइन में अपन ने 1 month तो हो ही गया होगा। एक मिनट, ऑनलाइन में क्या कह रहे हो बेटा? 1 month तो हो ही गया होगा। 1 month हो ही गया होगा ऐसा। हाँ 1 मंथ जैसा तो हो ही गया, 1 मंथ से ऊपर हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन भी कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, इसलिए। चलो कुछ भी हो, व्हाटएवर इट मे बी। तो ये अपने देखा, हाँ, कि सब्जेक्ट वर्ब जो अपने एंड के अंदर एक्सक्लेमेटरी आता है वो कैसे करते हैं। अब विश वाले सेंटेंस आते हैं, जो WISH विश आती है ना, उससे सेंटेंसेस जो बनते हैं वो देखते हैं। ठीक है? अब देखो, जब आई विश आए ना, आई विश ओ दैट यूज करने का बराबर। अब इसमें सेंटेंस है आई विश आई कुड fly in the sky, बराबर।
ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे आया विश, बराबर है। मातेश्वरी आगे देख लेना। ओ दैट I could fly in the sky, बराबर है। Oh that I could fly in the sky, ये तुम्हारा सेंटेंस बनेगा, बराबर है। तो यही लिख लो सिंपल, I wish इक्वल टू ओस दैट, बराबर। एक बेटा हट रही बेटा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आई विश आता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ऊपर वाला, ब्रैकेट में लिखना बेटा अफर्मेटिव, बराबर है। लिखी दूंगी तो कई लोग लिखेंगे नहीं, बोलो बेटा। लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, ओ एक्स भी लिख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। बराबर, ये अफर्मेटिव है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। I wish I could fly in the sky. Oh that I could fly in the sky. पीछे बॉय समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? गुड। दिख रहा है तुझे एकदम अंदर? नहीं मैं सो कर आई आज। चलो एक सेंटेंस लिखो, वो तुम करोगे, ठीक है? फिर एक्स्ट्रा एक दो। He plans, PLANS, he plans the project very carefully, बराबर है। नाउ दूसरा सेंटेंस है, आंसर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। यू आर ए लकी डॉक्टर, कौन याद कर रहे हैं? पापा दादी। चलो, she was very eager, फिर it was a very wonderful idea, कितने हुए? I wish I could meet an angel, you answered, next, you answered very cleverly, फाइव हो गए, सिक्स हो गए, तो सेवन लिखो। He is a very selfish fellow,
Othello. Othello is a so 8 लिख ले. टेन सेंटेंस करवा देती ना तो हो जाएगा. 5 अभी करने के 5 होमवर्क. ओके चलो लिखो. ओथेलो. OTHELLO. Othello is a Othello is a very popular tragic play. चेक. ओथेलो शेक्सपियर का ड्रामा है. कौन सा प्ले बोला? ट्रेजिक प्ले. बेटा mind your own book. Don't look into the others. Don't try to pierce in others matter. Yes बेटा बोलो. देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ. He is a very selfish fellow. फेलो हो गया. अब देखो ओथेलो is a very popular tragic play. Done? Yes. Good. He extremely desires to help me. It is a very hot coffee. Last, it is very hot coffee. बराबर 6. हाँ तो 5 सेंटेंस अभी करो. 5 सेंटेंस घर पे करना. ये बुक मेरा ही है ना. तेरा नहीं है. Now without making noise, please hurry up. फटाफट. एक लास्ट वाला सेंटेंस कर दो. एक फर्स्ट वाला सेंटेंस कर लो. एक फिफ्थ वाला सेंटेंस करो. एक सेवेंथ वाला करो. चलो इतना करो. 1 10 5 7 1 5 7 10 फास्ट. नहीं चलेगा. कोई नहीं कर तो सही है ही नहीं ना. कर ले. नहीं है. मैं गूगल करेगी. अभी करना. करके दिखा. काय को दू. अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करो. अगर तुम्हें फावता है तो ये करो सीधा करो. But by making your understanding, if you wish, you can go for it. ठीक है. प्रयत्न लिखा. तेरा प्रयत्न है. मेरा प्रयत्न कुछ नहीं है. मेरा है. अरे वाह. 12th standard last lesson प्रयत्न. क्या लिखूं. तेरा हो गया तो 4 सेंटेंस तो कर डालना बेटा. उससे अच्छी बात और क्या होगी. Still we have 5 minutes to go, so you can do it. Okay.
लोगों का दूसरा क्लास भी करी है ना? Done, guys. It is a क्या sentence है? It is a very hot topic. तो it is है और पहले क्या आया? very आया तो very आएगा तो सहन हसी બધા में बस बस क्या करे गाड़ी खराब रिक्शा का બધા बस बस करे મોટું વ્હીકલ ગમે ને નાનું વ્હીકલ કોને ગમે મોટા વ્હીકલમાં આરામથી ઊંઘી ઊંઘી જવાનું मैंने तो प्लेन में जाना आपसे ना तो तू प्लेन प्लेन बोलना बस मैं इतने मोटे हाँ जाना जाना तो चाचा का पासपोर्ट पे मारा हो गया सबका तो करो ना चलो देन बाय गाइस क्या बोलूं
We have to start, right? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, online students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Online students, from where we have to start? Ma'am, lesson 3. Page number, Lesson 3, I know. ma'am, Page number 18. United Nations. from United Nations. Okay. See, chapter. Online student, a board is visible to you. No, ma'am. Video is not on. Now it is visible. Yes, ma'am. Okay. Now see, till now what we had discussed about the First World War, right? After First World War completed, we had discussed about the League of Nations, okay, how League of Nations has been developed, right? Then we had discussed about the League of Nations failure, मतलब कैसे League of Nations fail हुआ, right? उसके बाद हमने Second World War के effects पढ़े, right? और उसके बाद Second World War complete होने के बाद there was a very huge destruction, right, in all over the world, economically, socially, in every way. Now we are going to discuss about how United Nation was made. What is United Nation and why United Nation was made? Now we know Second World War was very much destructive than the First World War. यानी जो First World War में हुआ था उससे कई ज्यादा मतलब more than twice जो destruction हुआ वो Second World War में हुआ. And everybody knows कि अगर Third World War होता है तो अगर Third World War होता है तो every country will use nuclear weapons, right? And if all the countries will use nuclear weapon, then the world will not survive, right? It's not possible. और अगर survive करेगा भी तो the people will live a very hell lot type of life. मतलब ऐसी लाइफ जिएंगे जैसे जापान में हुआ. जापान में तो एक ही बॉम्ब में तो इतनी हालत खराब हो गई थी, राइट? तो अगर आप सोचो कि ऐसे बॉम्ब्स पूरे वर्ल्ड पे गिरे तो क्या होगा? तो for that concern, that keeping concern in the mind, all the people of the countries of the world, मतलब जितने भी countries of the world, they come to know कि war will not bring any good for anyone. मतलब war कुछ अच्छा हमारे country के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा या हमारे लोगों के लिए. So we have to stop and we have to create something as such which can stop this type of war. और अगर वॉर की सिचुएशन आए तो उसको कंट्रोल कर सके, राइट? सो ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट थिंकिंग, यूनाइटेड नेशन वाज मेड, राइट? नाउ 18th page. At the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace, that we know, right? But the fact that the World War II occurred meant that the League of Nations was a failure. Second World War हुआ, that means League of Nations failed हो गया. Very clear it is. At the end of World War II, on 24th October 1945, this is a one marker question. On 24th October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security, and coexistence in the world. The headquarters was to be in New York. यानी फिर 24th अक्टूबर जैसे ही ये वॉर अगस्त में जैसे ही वॉर खत्म हुआ और उसके बाद दे हैव स्टार्टेड अ मीटिंग कि हाउ वी विल क्रिएट तो लीग ऑफ नेशंस के जो मेंबर्स थे, राइट, उन्होंने ही एक नया शुरुआत की. दे वर ओनली द मेंबर्स एंड दे हैड स्टार्टेड अ न्यू बिगिनिंग. And in the new beginning, they had made many changes. जो उन्होंने लीग ऑफ नेशन में गलतियां की थी
वो लीग ऑफ नेशन की गलतियां उन्होंने सुधारी. एंड देन ऑन 24th October 1940 into the power. So that is known as a United Nation. When it was 24th October 1945. And headquarter is where? In the New York. No, United Nation का New York में. ठीक है. अब सबसे बड़ा एफर्ट अगर किसी ने यूनाइटेड नेशन को बनाने में किया हो तो दैट इज वाज यूएस. अमेरिका वाज द फर्स्ट हु हैड टेकन द मोस्ट एफर्ट to start the United Nations. America's efforts to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. The American President Roosevelt, जो League of Nations जिन्होंने बनाया था, the same person, right? That was American President at that period of time. Also, American President was Roosevelt. So he made 4 more important announcements. उन्होंने एक अनाउंसमेंट की रिगार्डिंग फ्रीडम while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace and security. यानी American Congress, it's a one party, right, of America. उसको यानी जब उन्होंने उनको अटेंड किया था दैट मीट, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया के अंदर एक पीस चाहिए, मतलब शांति चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लोग अशांत. Third is security. Means all countries should feel secure. उनको ऐसा डर में ना रहे कि अभी लड़ाई होगी, अभी लड़ाई होगी. War type of situation हमें नहीं चाहिए, right? So he comes with a 4 idea for the whole world. कि जितने भी countries हैं उसमें ये 4 चीजें तो होनी ही चाहिए. Under the United Nations, यानी जितने भी countries United Nations में हैं उसमें freedom of speech and thought जो हमारे पास है हमारी rights में, वही सारी है. Freedom of speech and thought, freedom of religion, economic freedom, मतलब आप अपने हिसाब से कमा सको. Right to freedom from fear, यानी आप एक डर में जो हमारे में नहीं है पर यूनाइटेड नेशन में है. ये यूनाइटेड नेशन का ये मेन एम है कि लोग जो फियर में डर के जीते हैं ना, वो डर से वो बाहर निकल जाए. So this were the 4 points that has been decided at that period of time and that he had declared कि मैं यूनाइटेड नेशन ये 4 चीजों पे चलाऊंगा. अंडरस्टूड कि यूनाइटेड नेशन बना ही इस 4 एम पे है. क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ freedom and right to freedom from fear. हाँ, तो ये क्लियर हुआ. Yes, ma'am. On which date United Nation was made? Then where? Who made it? He has taken an initiative, right? Then what are the 4 things that has been okay. Swayam and Sobham आवृत्त तो है ना. हाँ, I know. Now, after becoming, the head of the United Nations, Roosevelt ने वहाँ पे नहीं रुके. He had started initiating with other countries also. कि मैं कैसे बड़े-बड़े दूसरे countries के साथ भी joint होके और United Nation को powerful करूँ. क्योंकि अगर United Nation powerful होगा तो ही सबको उसका डर होगा. नहीं तो क्यों कोई डरेगा, right? So later President Roosevelt and the British Prime Minister, यानी ब्रिटेन के Prime Minister, Churchill prepared an 8 points agreement while they were on the ship of Atlantic Ocean, which later come to be known as the Atlantic Agreement. मतलब ये लोग दोनों एक Atlantic Ocean के सी में एक शिप थी जहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी. Was Churchill and Roosevelt, and they had signed one agreement with 8 points. What we will keep in United Nation, मतलब हम United Nation बनाएंगे तो ये 8 पॉइंट्स रखेंगे उसके एग्रीमेंट्स में और उन दोनों ने ये साइन की. तो इसीलिए इस ट्रीटी को या फिर इस एग्रीमेंट को अटलांटिक एग्रीमेंट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि अटलांटिक ओशन पे ये साइन किया गया था.
राइट, तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है. The agreement included matters like maintaining freedom and sovereignty of every nation. Freedom मतलब हर एक देश आजाद होना चाहिए, कोई भी अंडर द एनीबॉडीज लीडरशिप नहीं होना चाहिए. जैसे कि कॉलोनीज थी, तो बोले ब्रिटिशर्स ने भी बोला हम सारे कॉलोनीज छोड़ देंगे, राइट. तो इस तरह से हर एक देश आजाद होना चाहिए. एंड सॉवरेनिटी का मतलब होता है, फिर से बोल रही हूँ, कि किसी और कंट्री का इंटरफियरेंस किसी एक कंट्री में नहीं होना चाहिए. दैट इज नोन एज अ सॉवरेनिटी of every nation, peace, security, social and economic welfare, and disarmament. What is disarmament? Who will tell me what disarmament means? Disarmament means that no country will make nuclear weapons for war. उसके बाद तो सारे कंट्रीज ने बनाया, लेकिन ये एक एग्रीमेंट यूएसए ने साइन किया था, राइट, कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा. डिसआर्मामेंट में ये सबसे बड़ा एक साइन हुआ था, पर हमने बहुत बाद बनाया, हमने बहुत सालों बाद वी हैड मेड न्यूक्लियर वेपन्स एंड वी हैव, क्योंकि हर एक कंट्री को चाहिए था कि हम पावरफुल रहे. अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसके बाद पता है हमने जब साइन किया, फिर हमने जब उसका टेस्ट किया था हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 1999 में, पोखरण देखा होगा, राइट. तो तब से हमारे और यूएस के साथ वापस रिलेशंस खराब हो गए थे, क्योंकि यूएस ने यूनाइटेड नेशन का ये क्लियर था कि, पर उस यूएस ने ये डिक्लेयर किया था कि ओपन एयर में नहीं होगा, ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं होगा. हमने ओपन एटमॉस्फेयर में किया नहीं, तो हमने ट्रीटी यानी हमने कोई एग्रीमेंट गलत यानी हमने तोड़ा नहीं, right? But still, USA, we had a very bad relationship after we had done the nuclear test. तो वो तो ठीक है, सबको खुश नहीं रख सकते. हाँ, now we are having a good relationship, but at that time we had a very bad relationship. क्या? वो तो ऐसे ही हो जाता है, झगड़े नहीं होते, झगड़े के बाद अच्छा होता है. ये बात करने गया था. then the foreign minister of, अब उसके बाद कौन कौन इंक्लूड होता गया यूनाइटेड नेशन में, which countries were included, यानी बड़े बड़े कौन से कंट्रीज इंक्लूड होते गए यूनाइटेड नेशन में. द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, USA, Russia, China met Moscow for world peace, which came to be known as a Moscow Declaration. क्योंकि वो मॉस्को में मिले थे for the United Nations. Okay, how to make United Nation powerful? Which country? Britain, USA, Russia, and China. Right? They all met in Moscow, and that is known as a Moscow Declaration. In November 1943, three powers held a conference in Tehran. Right, the representative of 50 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington. और 1943 में क्या हुआ, ये जो थ्री पावरफुल नेशन थे, जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, चाइना है, ये सब मिले कहाँ पे? नहीं, तेहरान में. देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान, और वहां पे और 50 नेशंस आए, जैसे छोटे छोटे इंडिया है, पाकिस्तान है, ऐसे बहुत सारे दूसरे नेशंस आए और वहां पे उनकी मीट हुई, राइट. और ये सारे एग्रीड हुए कि वी आल्सो विल ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, कि हम भी यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करेंगे. तो इस तरह से दूसरे ये तीन सुपर पावर तो हो गए, उसके साथ साथ दूसरे नेशंस ने भी यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया. तो धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन क्या हो गया, धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल होता गया. On October 24, 1945, ये पहले की प्रोसेस है, और फाइनली on October 24, 1945, the 51 members nation declared the establishment of United Nations. और ये सारी मीटिंग्स और सब कुछ होने के बाद 51 nations all together came and उन्होंने यूनाइटेड नेशन को डिक्लेयर कर दिया. कब? 24 अक्टूबर 1945.
ये अब इतने 51 नेशंस होते हैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आई थिंक सो हमारे वर्ल्ड में आई थिंक सो 133 के अराउंड कंट्रीज है, ऊपर नीचे होंगी 193। आई हैव नो आइडिया 103 के है पीछे, वो याद है 33 या 93 है, आई डोंट रिमेम्बर। तो इतने कंट्रीज है, तो बिगिनिंग वाज वेरी गुड, राइट। तो 25% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाज इन द यूनाइटेड नेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज उस वक्त हुई। इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट, मतलब जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब जब से शुरू हुआ है। सिंस देन 24th October is celebrated as the United Nation Day all over the world. Now, presently, 193 nations are members of the United Nations. अब शुरुआत किससे हुई थी? 51 से, और अब कितने हैं? 193 nations are in the United Nations. तो ये बहुत बड़ी चीज है। मोस्ट प्रोबेबली सारे कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के साथ है, दे आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन कैसा है? जैसे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, राइट, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन वर्क करते हैं। यूनाइटेड नेशन का बैंक है बहुत बड़ा, जैसे हमारा आरबीआई है तो उनका वर्ल्ड बैंक है, राइट। तो जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जुडिशरी है, हमारी भी जुडिशरी है, राइट। तो जितने भी वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है हर साल, वहां पे होता है, राइट। फिर यूनाइटेड नेशन में हर 5 साल में इलेक्शंस भी होता है, राइट। तो हमारे कंट्री पे भी इलेक्शंस होता है। तो यूनाइटेड नेशन वर्क्स एज अ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्क एज अ कंट्री। जैसे कंट्री कैसे काम करती है उसी तरह से यूनाइटेड नेशन काम करता है। करोड़ों अरबों रुपए का हेल्प भी करता है जब यूनाइटेड नेशन, जब कंट्रीज, कोई भी कंट्री को जरूरत होती है। तो देयर हेल्प वाज वेरी बिगेस्ट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो यूनाइटेड नेशन का अब हम बात करेंगे उनकी ब्रांचेस कि यूनाइटेड नेशन किस तरह से ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्क करता है, ठीक है। ऑल क्लियर टू हियर? सब कुछ क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल क्लियर? मंदार, वेद पंचाल, त्रिवाण, रुद्रभट्ट, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ऑन करो। कैमरा क्यों ऑन नहीं है? यहाँ पे इतने बैठे हैं तो हम तुम लोगों को मिस करते हैं। जरा दिखने चाहिए चेहरे तुम लोगों के, ऐसा लगे तुम लोग भी बैठे हो। रुद्र, कृवान, अंश, still you have not started your camera reason? सो गए ऐसा बोल रहे हैं बच्चे, मैं नहीं बोल रही हूँ। यस, now the structure adopted by the United Nations to achieve its aims includes 6 organs, यानी सबसे बड़ी organs जो है यूनाइटेड नेशन में, ऐसी 6 ऑर्गन्स है जिसपे द होल यूनाइटेड नेशन वर्क्स। वैसे छोटे छोटे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि WHO है, यूनिसेफ है, ILO है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के, जिसपे पूरा यूनाइटेड नेशन काम करता है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस। फर्स्ट इज जनरल असेंबली। जनरल असेंबली मतलब कि जैसे हम पार्लियामेंट में नहीं मिलते हैं सारे लोग, जितने भी लीडर्स होते हैं वो मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, उसी तरह से there are the members of the whole world meet in the United Nations and they discuss their problems and solutions. Then Security Council. Security Council is a one type of council in which all the security matters of every country will be discussed. यानी जिस कंट्री के बॉर्डर्स इश्यू है, जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, तो पाकिस्तान भी वहां पे आता है, इंडिया भी वहां पे आता है। इंडिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, पाकिस्तान
अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और उस तरह से उसका डिस्कशन होता है. दैट इज डन. देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जैसे कि WHO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये सारे उसके पार्ट है. ये WHO क्या करता है कि सारे कंट्रीज जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ के लोगों में बीमारी होती है या फिर कोई भी सिचुएशन होती है, नेशनल डिजास्टर आता है तो हेल्प करता है. यूनिसेफ क्या करता है, बच्चों को हेल्प करता है, राइट. तो इस तरह से बहुत सारे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है. देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट. यानी इसको हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सारे एग्जैक्टली है क्या, राइट. सो फर्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल असेंबली. द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जनरल असेंबली. यानी सबसे बड़ी अगर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की तो कौन सी है, दैट इज जनरल असेंबली, राइट. In this, it includes the representative of the all members nation. Actually ऐसा होता है कि हर एक कंट्री के 5 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन, और जनरल असेंबली में जो 5 में से 2 होते हैं वो जनरल असेंबली अटेंड करते हैं, राइट. तो इस तरह से पूरे कंट्रीज के जितने भी कंट्रीज है, जैसे 193 कंट्रीज है, तो 193 कंट्रीज के 5 में से हर एक 2-2 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करते हैं. यानी जब ये असेंबली होती है तब मोस्ट प्रोबेबली कौन जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं, प्रेसिडेंट्स जाते हैं, या तो फिर हेड होते हैं जो होम मिनिस्टर्स या फिर डिफेंस मिनिस्टर, ये लोग जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली. But every nation can send maximum 5 representatives to this. But during election, only 1 vote of each country is counted. और हर 5 साल में जनरल असेंबली का क्या होता है, इलेक्शन होता है. तो उसमें से 5 लोग वे वोट नहीं कर सकते, एक ही वोट होता है, राइट. और उसके बाद उसका जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है उसको चूज करने के लिए ये वोटिंग होता है कि कौन होगा, राइट. तो उस तरह से उसमें से हर एक कंट्री का एक ही वोट होता है. इट कैन, अब जनरल असेंबली में होता क्या है, क्या करते हैं जनरल असेंबली, तो इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंड on any matter related to international relations. It accepts the budget presented by the Secretary General every year and allocates the expenses. It attempts to find solution to the economic problems of the nations, human rights, disarmament, or the international matters. Decisions are taken by 2/3 majority in general matters. अब इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबके बातें सुनी जाती है, सारे कंट्रीज की, किसकी क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से प्रॉब्लम है, वो सारा डिस्कशन जनरल असेंबली में होता है. तो ये एक सिंपल है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में कैसे सब बोलते हैं और सबको सुनना पड़ता है, तो उस तरह से जनरल असेंबली में होता है. अब बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको बजट प्रोवाइड किया जाता है उनको इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, यानी सोशली डेवलप करने के लिए. बहुत, जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं. फिर एशिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया भी इंक्लूडेड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है. ये सारी कंट्रीज बहुत ही अंडर डेवलप कंट्री, तो उनके लिए क्या बजट प्रोवाइड किया जाए हर साल, क्या जरूरत है वहां के लोगों को, तो उस पर डिस्कशन होता है, राइट. और उसके बाद सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. अगर बॉर्डर इश्यूज हो तो बॉर्डर इश्यूज के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर. फिर डिसआर्मामेंट तो हर मैटर में होता है कि किस तरह से कंट्रीज को कंट्रोल किया जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स या बायोलॉजिकल वेपन्स ना बनाए. अभी हमें नहीं पता, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन सब बोलते हैं कि इट्स अ बायोलॉजिकल वेपन, मतलब एक वायरस क्रिएट किया गया है बाय चाइना, राइट, टू एंड द वर्ल्ड, राइट. और मे बी वो लीक हो गया, समथिंग एज सच हैपन इन द लैब ऑफ द चाइना. वी डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, राइट. लेकिन पीपल आर ट्राइंग, यूएसए इज ट्राइंग टू प्रूव कि चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन, इसे बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है, वायरस इज अ बायोलॉजिकल वेपन, राइट. तो ये कोशिश की है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो उसके बारे में बात होती है. और जब भी कोई डिसीजन होता है, यानी उस पर कुछ भी डिसीजन लेना होता है कि किस कंट्री के फेवर में है, तो पूरा जनरल असेंबली में वोटिंग होती है.
और वोटिंग में 2/3, जैसे हमने नहीं, हमारे में भी होता है कि 2/3 वोटिंग हो जाती है, तो 2/3 वोटिंग में जो भी डिसीजन आता है वो डिसीजन फॉलो किया जाता है। मेजर डिसीजन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डिसीजन, जो नॉर्मल डिसीजन के कंट्रीज के प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो भी डिसीजन 2/3 वोटिंग में आता है, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। बड़े बड़े डिसीजन सिर्फ 5 ही कंट्री लेती है जिनके पास वीटो पावर है, जैसे कि रशिया है, देन अमेरिका है, ब्रिटेन, चाइना एंड फ्रांस। दिस आर द ओनली 5 कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर है, मतलब जो भी बड़े डिसीजन होते हैं उसमें उनको बोलने का हक होता है। उनको चेंज करने हैं डिसीजन तो भी वो चेंज कर सकते हैं। इतना पावर, वीटो पावर हमारे यानी इन 5 कंट्रीज के पास है। रशिया के पास सबसे ज्यादा, रशिया हमेशा हमारे फेवर में यूज करता है। चाइना के पास भी है, बट दिस 5 कंट्रीज हैव द मैक्सिमम पावर, राइट। उसमें चाइना इंक्लूड, क्योंकि चाइना ने ही तो, चाइना जब हमारा बना ये यूनाइटेड नेशन, उस वक्त चाइना का बहुत बड़ा रोल था उस वक्त, राइट। सो सिक्योरिटी काउंसिल, this is the most important organ of the United Nations. There are 5 permanent members, यानी ये 5 members कभी नहीं निकलेंगे क्योंकि इन्होंने ही पूरा यूनाइटेड नेशन बनाया है, राइट। तो 5 members of the United Nations, who are they? USA, Britain, France, Russia and China, right? And other 10 countries are not permanent members, मतलब आते जाते इस तरह से वोटिंग पे डिपेंड करता है। are elected for the term of 2 years for the General Assembly. हर 2 साल में जनरल असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उसमें 10 दूसरे कंट्रीज आते हैं और नॉन परमानेंट होते हैं, लेकिन उनके पास भी पावर होता है, राइट। उसमें फ्रांस और ये फ्रांस के सिवाय जर्मनी, रशिया, चाइना और अमेरिका के सिवाय दूसरे सारे कंट्रीज आते हैं। This council enjoys tremendous powers in order to maintain international peace and security. यानी इनके डिसीजन के बिना कोई भी बड़ा रूल पास होता ही नहीं है। जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो रूल पास करता है उसे कोई बड़ा रूल नहीं, राइट। तो उसी तरह से ये 5 कंट्रीज के पास ये वीटो पावर दिया गया है। कहाँ पे थी? पावर एंड से, हाँ। It solves the problems and disputes of the nation peacefully through negotiation and mediation. मतलब ये 5 कंट्री क्या करती है, अगर कोई भी कंट्रीज के प्रॉब्लम्स है तो उसमें नेगोशिएशन के साथ वो सॉल्व करने की कोशिश करती है, या फिर मीडिएशन बीच में आके, जैसे कि चाइना ही वीटो पावर में है, राइट, परमानेंट मेंबर है, और इंडिया का चाइना के साथ हमेशा प्रॉब्लम है, तो रशिया हमेशा मीडिएटर बनता है, राइट, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम है तो हमेशा यूएसए मीडिएटर बनता है, नेगोशिएटर बनता है कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए, राइट। तो ये 5 कंट्रीज ये रोल प्ले करती है। When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take decision on that. यानी अगर कोई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है उसमें से ये 5 कंट्री में से एक ने पावर, वीटो पावर नहीं दिया, मतलब वोट नहीं किया, तो फिर वो डिसीजन आता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बार हुआ है कि यूएसए ने इनिशिएट किया है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना है ये बॉर्डर इश्यू में कश्मीर में, और इंडिया को नहीं सपोर्ट करना है, तब रशिया हमेशा खड़ा रहा है। रशिया ने उसने वोट कभी किया ही नहीं, तो वो पावर में आएगा ही नहीं, तो कौन सेफ गार्ड हो गया? इंडिया, राइट। तो इस तरह से बहुत बार रशिया ने वीटो पावर इसी तरह से फॉर इंडिया यूज किया है, राइट। सो दिस पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड वीटो और राइट टू डिनाई, यानी उनके पास ये पावर है कि हमें ये रूल नहीं मानना है। And he has used veto power maximum number of times. जितनी बार करना है, जो डिसीजन पे करना है करो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 बार यूज कर सकते हैं, 5 बार यूज कर सकते हैं, जितनी बार यूज करना है कर सकते हैं। तो इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल वर्क करता है। क्लियर एवरीवन?
Now, Economic and Social Council. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को ECO SOC कहा जाता है, राइट? यानी इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है ECO SOC. The General Assembly appoint of its retiring members for 3 years. यानी इसके अंडर जितने भी काउंसिल आते हैं, जिसके WHO है, IMF है, FAO है, ILO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, यहाँ पे हर एक 3 साल में यहाँ के मेंबर्स चेंज होते हैं. This council try to raise the standard living of the nations of the world without any bias or religion, caste, region. This council and the sub councils work all over the world. ये 5 ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में काम करते हैं. जो कंट्रीज को जरूरत है पैसों की या फिर मेडिकेशन की या फिर कोई और की चीज की, तो उसको उसमें हेल्प करने के लिए ये 5 काउंसिल यूज होते हैं. यानी सिक्योरिटी काउंसिल्स है या इकोनॉमिक काउंसिल. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड. अगर मैं बोलूँ ना, तो जैसे कि WHO ने पोलियो करके, पोलियो आपको पता है, पोलियो ड्रॉप्स आप सबने पिए होंगे, राइट? तो अगर पोलियो का अगर एक वैक्सीन जो ड्रॉप का बॉटल आता है, वो आता है अराउंड मोर देन 1500 या 1600 रुपीज का. तो ये पूरे इंडिया में WHO स्पॉन्सर करता है. तो हमारे कंट्रीज में तुम सोचोगे कितने सारे छोटे बच्चे हैं. पहले ऐसा होता था कि पोलियो नहीं पिलाए जाते थे बच्चों को, और उनके कारण सारे बच्चे तो नहीं, बहुत सारे बच्चे डिसेबल हो जाते थे. मतलब हाथ नहीं होते थे, पैर नहीं चल पाते थे, उनके लिम्स में प्रॉब्लम हो जाती, राइट? तो इतना भी हमारी कंट्री के पास पैसा नहीं था कि हम एक वैक्सीन बना सके या फिर ड्रॉप्स. अब तो हमारा कंट्री बहुत कैपेबल हो गया है, लेकिन हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो तब इतना कॉस्ट था, और WHO ने पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पोलियो, आपने सबने भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही पोलियो किया होगा, राइट? आपने नहीं मम्मी सो दैट वाज वेरी कॉमन इट इज. पर ये WHO ने किया है, इसीलिए हमारी कंट्री में पोलियो कंप्लीटली वैनिश हो गया है. तो WHO उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. फिर मैल न्यूट्रिशन में जहाँ पे बच्चे मरते, फिर ORS, आपको लूज मोशंस होते हैं तब ORS पिलाया जाता है. तो हमारे कंट्री को ये भी नहीं पता था 30 साल 40 साल पहले कि नमक चीनी बॉइल्ड वाटर में मिक्स करके पिलाओ तो उसे ORS कहा जाता है. WHO ने ORS के पाउच बना के बहुत सारे बच्चे, जहाँ पे पानी खराब होता है ना, जहाँ पे जैसे गांव है बहुत छोटे छोटे, वहां पे बच्चों को, यानी लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो कोई भी गंदा पानी पीते हैं और उसके कारण उनको डायरिया हो जाता है और उसमें बच्चे मर जाते हैं. तो उसको कंट्रोल करने के लिए WHO ने ORS के पाउच शुरू किए हमारे कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अब तो हर जगह पे मिलते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. तो इस तरह से ऐसे हमारे कंट्रीज जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनको इन सब चीज की जरूरत है, और WHO हेल्थ के ऊपर ही काम करता है. आप सुनना होगा पेंडेमिक में हमेशा WHO का जो हेड है, राइट, उसकी हमेशा वो आता है और बोलता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट? तो WHO हेल्प्स इन दैट. Then comes IMF. IMF means International Monetary Fund. उसका मतलब है वर्ल्ड बैंक, राइट? IMF का मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक एक ऐसी बैंक है जो दुनिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सबको लोन देती है, राइट? बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोन देती है. हमने भी ली है, सारे कंट्रीज लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, तो हम भी उसके एक पार्ट है कि वर्ल्ड बैंक से हमने भी लोन ली है. वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. देन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. जो कंट्री जैसे इंडिया है, बहुत सारी कंट्रीज एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, तो उनको एग्रीकल्चरली किस तरह से स्टेबल किया जाए, किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करती है. हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल. किस तरह से और अच्छे क्रॉप्स उगाए जाए. जैसे कि हमने HYV सीड्स की बात की, पेस्टिसाइड्स की बात की, इंसेक्टिसाइड्स की बात की, तो उसमें FAO का बहुत बड़ा रोल है. ILO क्या है?
वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो लेबरर्स हैं, जैसे कि हम सब हैं, हम लेबरर्स कहा जाता है, राइट? तो उनके लिए ऐसे राइट्स बनाए गए हैं, उनके हक के लिए ILO लड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद यूनिसेफ। यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। Now it is known as the UNICEF, undertake child welfare activities or improve the health of children and the world by providing nutritional food and education. आप देखोगे यूनिसेफ के बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, यहाँ पे नहीं, आपको सिटीज में नहीं मिलेंगे, गाँव में मिलेंगे, जहाँ पे बच्चों के पास प्रॉपर खाना नहीं होता है, फिर फूड और खाना एक ही होता है, फूड नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता है, तो यूनिसेफ टीचर्स प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, अच्छी जगह प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे स्कूल्स बनाए जाए, तो उसके लिए जो पैसा होता है वो यूनिसेफ प्रोवाइड करता है। तो ये सब में यूनिसेफ आता है। और सबसे आता है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमें पता है कि यूनेस्को ने रानी की वाव, ताजमहल, ये सब उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज में डाल के रखा है। तो जो सोशल कल्चरल, राइट, वो सारी चीजों में यूनेस्को हेल्प करता है। वर्क टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस बाय रिमूविंग इलिटरेसी, यानी एजुकेशन के लिए काम करता है। रेज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल थ्रू एजुकेशन, प्रोवाइडिंग जस्टिस, education, science and cultural resources. Besides this, there are sub-councils and regional councils which undertake various activities. उसके सिवाय बहुत सारे दूसरे councils हैं जो उसमें work करते हैं। अब 3 ही पॉइंट बाकी रहे। Now, trusteeship council. Trusteeship councils का मतलब क्या होता है? There are 5 permanent members nations in this council. The representatives selected by the General Assembly are included here. It oversees the matters pertaining to nations who have not acquired independence and are some previous mandate, also nations defeated in the Second World War, as well as social, economic and political development. अब हमारी कंट्री के सिवाय हमारे पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, या तो वो वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण वो बहुत ही इकोनॉमिकली कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, राइट? या फिर ऐसे भी कंट्रीज हैं जो कभी डेवलप ही नहीं हुए, जैसे अफ्रीकन नेशंस है। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया है। 5 कंट्रीज के मेंबर्स है उसमें है, और ये 5 कंट्री के मेंबर्स क्या करते हैं, ऐसे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से स्टेबल किया जाए, यानी अपने इकोनॉमिकली किस तरह से उन्हें डेवलप किया जाए, उस पे ये सारे कंट्रीज वर्क करते हैं। जैसे कि चाइना है, अभी आप चाइना को देखो तो चाइना जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड नहीं है, राइट, जैसे कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो उनको वो अभी क्या करता है, पैसा देता है, राइट? और पैसे देने में किस तरह से पैसा देता है, बोले कि मैं तुम्हारी कंट्री में यूनिवर्सिटी डेवलप कर दूं, राइट? अब आपने बोल दिया कि चलो यूनिवर्सिटी आप डेवलप कर दो, फिर वहां पे उन्होंने यूनिवर्सिटी डेवलप कर दी, फिर पूरा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसको किस तरह से वर्क करना है, तो वो चाइना देखेगा, यानी उसका पूरा जितना भी मैनेजमेंट है दैट विल बी टेकन केयर बाय होम, चाइना। फिर यूएसए है, तो यूएसए ने पाकिस्तान को इस तरह से बहुत जगहों पे हेल्प की है, टू डेवलप यूनिवर्सिटीज, टू डेवलप रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, तो उसके लिए जो पैसा है तो यूएसए पाकिस्तान को देता है। रशिया हमको टेक्नोलॉजिकल एडवाइस देता है, राइट? फिर टेक्नोलॉजीज कैसे डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप, तो जिस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं उसको वो उस तरह से हेल्प करता है। तो इस तरह से एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया है जिसके अंडर ये वर्क करता है। देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक जुडिशियरी सिस्टम है, वहां पे जज भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, राइट? और अगर कोई प्रॉब्लम होता है इन द वर्ल्ड तो उसका डिस्कशन और उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है हियर। Its headquartered in the city of Hague.
Netherlands. There are 15 judges in it. मतलब दुनिया के जितने भी countries है उसमें से best 15 judges यहाँ पे होते हैं. In it, who are appointed for 9 years. 9 साल के लिए वो judges appointed होते हैं. It solves disputes between nations, gives verdict on international disputes presented before it, and give legal advice. यानी जो nations के बीच में problems होती है या फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, डिस्प्यूट्स कैसे खत्म किए जाए, तो उसके लिए वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करता है. और लास्ट हिज सेक्रेटरीट. दिस ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड सेक्रेटरी. The General Assembly appoints the Secretary General for 5 years. Secretaries, administrators, assistants, translators, and experts are also appointed to help the Secretary General. The Secretariat is situated in New York. The UN has constantly been making efforts to establish world peace, world unity, and to achieve the dream of universal brotherhood. अब Secretariat क्या है? Secretariat एक ऐसा organization है जैसे कि चाइना के मेंबर्स यूनाइटेड नेशन में गए, जापान के यूनाइटेड नेशन में गए, कोरिया के यूनाइटेड नेशन में, ठीक है. तो उसमें से क्या कौन बोल रहा है किसी को नहीं पता. चाइना को जापानीज नहीं आती है, जापानीज को कोरियन नहीं आती है, तो वो कैसे ट्रांसलेट करेंगे. तो उसके लिए एक पूरा सेक्रेटरीट बनाया जाता है कि जब भी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है तो उनको असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको ट्रांसलेटर प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या एक दूसरे के साथ बात करनी है. दो अरे नरेंद्र मोदी जैसे तो गुजराती थोड़ी बोलते, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, या फिर नरेंद्र मोदी बोल रहा है हिंदी या फिर इंग्लिश तो वो सामने वाले को नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए उनको ट्रांसलेटर्स चाहिए. तो ये सेक्रेटरीट उनको प्रोवाइड करता है कि किस तरह से पूरा वर्क इजीली चले इन द यूनाइटेड असेंबली. मतलब जब जनरल असेंबली बुलाई जाए तब. क्लियर हुआ? सर पक्का पता चला? आज बहुत बोला मुझे ऐसा लगता है. 15 मिनट्स को बात किया ना. वेट वेट वेट. मेरा नहीं है. रीडिंग नेक्स्ट लेक्चर में करें. क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन. उन लोगों को कुछ नहीं करना होता लेकिन लिखने पड़ेंगे. राइट डाउन क्वेश्चंस एवरीवन. रीडिंग एंड सॉल्विंग ऑफ एक्सरसाइज नेक्स्ट. अभी तो मैं इसकी टेस्ट लूंगी. हाँ, ये चैप्टर की नेक्स्ट. स्टे क्वाइट. इतना आवाज क्यों होता है नोटबुक निकालने में? हाँ, उन लोगों को When was United Nation was established? Was established. Where is the next? Where is the headquarters of United Nations? Where Roosevelt and Churchill signed the agreement. Signed
signed the agreement, what it is known as. What it is known as. Which countries met in Moscow for world peace? Met in Moscow for world peace. How many members are there in the United Nations? Name the organs of. Okay. Name the organs of United Nations. What are the immediate effects? Next. What are the immediate effects of Second World War? Who established written? Who established communist rule in 1949? In which countries? Between which countries Cold War type of situation? Cold War type of situation. Cold War type of situation created in Second World War. पेज नंबर 18 और 19 में से सारे क्वेश्चंस पूछे। हाँ 9 हुए हैं, चलो 10 Write 4 important announcement of Roosevelt. Write 4 important announcement of Roosevelt. Roosevelt. Announcement of Roosevelt for United Nations. Write down 10 of this. Fast. अभी के अभी ये पंखा बंद करो ना यार, बहुत होने नाम क्या है? पंखो बंद करो बेटा। Thank you. You all have written, online students, all the questions. Online students, are you there?
Yes, ma'am. किसी का आवाज भी नहीं आ रहा है. You all have to write down these questions, huh? कितना याद है देखते. टेक्स्ट बुक में नहीं देखोगे तो भी तुम लोगों को मैंने 4 बार तुम लोगों से ये क्वेश्चंस, ये आंसर्स बुलवाए. Hey, do by yourself. सारे आंसर्स 18-19 पे ही है मोस्ट प्रोबेबली, थोड़े से 1 या 2 पीछे होंगे. अब किसके कौन से चैप्टर की वर्कशीट दे रहे हैं? कौन से चैप्टर की वर्कशीट? अच्छा, 14 की बात है? नहीं, तुम लोगों ने बोला था वर्कशीट सबमिट करनी है तो अभी मत बोलना, वो रह गया. ये रहा, चाइना में देखो. Done, everyone? So fast you people are. Wait, 3 minutes are left. Stay quiet and sit.